गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से हमने छोड़ रखा था। हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं और ब्रिटेन के संविधान में मंत्रिमंडल की विशेषताएं क्या हैं और उनमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। इसके पहले मंत्रिमंडल की विशेषता से रिलेटेड एक वीडियो हो गया है, जो आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा या एंड ऑफ स्क्रीन पर वो वीडियो आपको नजर आ जाएगा। मंत्रिमंडल की विशेषताएं 5 हैं, जिसमें से मैंने 2 विशेषता उसकी पढ़ा दी है और आज हम उसके आगे 2 और विशेषता के बारे में जानने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल की तीसरी जो विशेषता है, मंत्रिमंडल की तीसरी जो विशेषता है वो है मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व। अब यहाँ पे ये जो विशेषता है मंत्रिमंडल का, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रिमंडल की क्या होती है, जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की क्या होती है। जब मंत्रिमंडल बनता है और मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होती है और वो किसके प्रति जवाबदेही तय करते हैं। तो देखो, मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, ये मंत्री कहाँ के होते हैं? कॉमन सदन से होते हैं। कॉमन सदन से होते हैं मतलब कॉमन सदन से कॉमन सदन में जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है उसी दल से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इसको हम बता चुके हैं। लेकिन ये जो मंत्री होते हैं ये संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह। इनकी संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ये मंत्री जो होते हैं अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति जवाबदेही रखते हैं। अगर संसद मंत्री से पूछती है किसी भी बात को, किसी भी सार्वजनिक कानून को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो मंत्री क्या होते हैं? संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं और संसद के सामने वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अब जो है मंत्री जो है या मंत्रिमंडल जो है वो संसद के केवल कॉमन सदन, कौन सदन? कॉमन सदन के प्रति क्या है? जवाबदेह है। मंत्रिमंडल संसद के केवल किस सदन के प्रति? कॉमन सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं वो लार्ड सदन में वहां के लार्ड सदन के सदस्यों के द्वारा पूछे गए मुद्दे को जवाबदेही देना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है वो कॉमन सदन में ही जवाबदेही तय करते हैं और जवाबदेही कॉमन सदन में ही होती है। अब एक चीज आप जानो कि 1911 के कानून से पहले जो मंत्रिमंडल होता था ये दोनों सदन के प्रति, दोनों सदन, चाहे वो कॉमन सदन हो चाहे वो लार्ड सदन हो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो 1911 में कानून लाया गया था, जिस कानून के तहत लार्ड सदन की शक्ति को कम कर दिया गया, जब यह कानून नहीं आया था 1911 के कानून से पहले, इस कानून से पहले जो मंत्रिमंडल बनता था वो मंत्रिमंडल लार्ड सदन के सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब देता था और 1911 के कानून से पहले वो मंत्रिमंडल कॉमन सदन के सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब देता था और लार्ड सदन के सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता था। मतलब मंत्रिमंडल जो था वो कॉमन सदन के प्रति जवाबदेह था और लार्ड सदन के प्रति जवाबदेही होती थी उसकी। मतलब दोनों सदनों में वो पूछे गए सवालों को फेस करता था और उसका जवाब देता था। लेकिन 1911 तथा 1949 ये दो कानून, इस दो कानून ने क्या किया? 1911 और 1949 के कानून ने
लार्ड सदन की शक्ति को कम कर दिया। लार्ड सदन की शक्ति को क्या कर दिया? बहुत कम कर दिया। जब 1949 का अधिनियम आया, 1949 का अधिनियम आया और 1911 का कानून आया, तो इस कानून में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा प्रावधान था कि यह कानून जब आया तो इस कानून ने लार्ड सदन की शक्ति को खा लिया। मतलब इस कानून ने लार्ड सदन की पावर्स को खत्म कर दिया, मैक्सिमम पावर इसकी खत्म कर दी। अब जब 1911 और 1949 के कानून ने लार्ड सदन की शक्ति को कम कर दिया, तो अब पावरफुल सिर्फ संसद का एक ही सदन है, वो है कॉमन सदन। ठीक है, कॉमन सदन। और ये उचित भी है, जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन सदन होता है, कौन सदन? कॉमन सदन जो होता है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कॉमन सदन में जनता के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं। ठीक है, तो कॉमन सदन में किसके द्वारा? जनता के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं। और उचित भी है, जो मंत्रिमंडल होता है वो कॉमन सदन के सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है, ना कि लार्ड सदन के सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है। लेकिन देता था, लार्ड सदन के सदस्यों के द्वारा भी पूछे गए सवालों का जवाब देता था मंत्रिमंडल। लेकिन कब? 1911 1949 के अधिनियम से पहले, इस कानून के आने से पहले। जब यह कानून आया तो इस कानून ने लार्ड सदन की शक्ति को खत्म कर दिया और सिर्फ कॉमन सदन को पावरफुल रखा। इस वजह से, क्यों? क्योंकि कॉमन सदन जो होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कॉमन सदन में जो सदस्य बैठते हैं वो जनता के द्वारा भेजे गए, निर्वाचित किए गए सदस्य होते हैं और उन्हीं के प्रति मंत्रिमंडल जवाबदेही तय करते हैं। और जरूरी भी है, क्योंकि कॉमन सदन एक ऐसा सदन है, कॉमन सदन के बहुमत दल को ही मंत्रिमंडल में निर्माण कार्य में रखा जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उनको राजनीतिक पद सौंपे जाते हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है ब्रिटेन का संसद में कॉमन सदन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके आगे हम समझते हैं कि अगर सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करती है, अगर सपोज करो कि सरकार क्या करती है, सरकार विधेयक पेश करे, सरकार कोई विधेयक पेश करे और इस विधेयक को बहुमत का समर्थन ना मिले, बहुमत का समर्थन ना मिले। सपोज करो, मान लो ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं, मानना क्या है भी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। मान लो कोई उसमें से एक पार्टी बहुमत में है, सरकार में है, लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी कोई बिल लेके आती है, कोई कानून लेके आती है और वो कानून संसद में पेश करती है। कहां पे पेश करती है? संसद में पेश करती है। लेकिन इस विधेयक को क्या ना मिले? बहुमत का समर्थन ना मिले। मतलब यह विधेयक पास ना हो सके तो क्या होगा कि सरकार अगर ये विधेयक पास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। अगर सरकार कोई भी विधेयक संसद में पेश करती है और कॉमन सदन से उस विधेयक को समर्थन नहीं मिलता है, तो जो मंत्रिमंडल बना है उस मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। किसी एक मंत्री का उत्तरदायित्व नहीं होता, किसी एक मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उस मंत्रिमंडल में राजनीतिक एकता के रूप से काम करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं। तो अगर
कोई भी सरकार विधेयक लाती है तो उस विधेयक को लेकर जितने भी मंत्री परिषद होते हैं, मतलब कॉमन सदन में उस पार्टी के जितने भी सदस्य होते हैं, अगर उस सदस्यों ने उस विधेयक पर अपना बहुमत, अपना समर्थन नहीं दिया, तो क्या होगा कि वो जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि वो जो मंत्री हैं, जो कॉमन सदन में इस सरकार के किसी एक दल के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वह सांसद उस विधेयक के समर्थन में नहीं है, मतलब सरकार के खिलाफ हैं। इस वजह से मंत्री परिषद को क्या क्या होगा, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर कोई भी विधेयक पास होता है उस पे कॉमन सदन के सांसद समर्थन नहीं करते हैं, पार्टी के सांसद समर्थन नहीं करते हैं, तो सारे मंत्री परिषद को भंग कर देना चाहिए और सभी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। अभी एग्जाम्पल से समझो, ऐसे मान लो एक पार्टी है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी सरकार बनाती है, क्या बनाती है, सरकार बनाती है। लेबर पार्टी क्या लाती है, कोई विधेयक लाती है, कोई विधेयक लाती है, कहां पर, संसद में। और हमने बताया संसद की कॉमन सदन ही क्या है, पावरफुल है। लेबर पार्टी सरकार बनाती है और कोई विधेयक लाती है, कहां पर, संसद में, और संसद के कॉमन सदन ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मान लो यह विधेयक जो है, इस विधेयक को समर्थन में लेबर पार्टी के, मान लो कॉमन सदन में है 400 सांसद, कितने, 400 सांसद। अब इस विधेयक के समर्थन में मात्र 300 सांसद समर्थन में हैं। कितने सांसद, 300 सांसद समर्थन में हैं, लेकिन है कॉमन सदन में 400 सांसद। तो इस पार्टी के जो 100 सांसद हैं, जो 100 सांसद हैं, ये क्या है, असमर्थन में है, मतलब सहमत नहीं है इस बिल से, असहमत हैं। क्या है, असहमत हैं। तो समझो यहां पे, अगर लेबर पार्टी सरकार बनाती है और कोई विधेयक संसद में लाती है और संसद में उस पार्टी के कितने सदस्य हैं, 400 सांसद हैं, और 400 सांसदों ने उस विधेयक के समर्थन में 300 सांसदों ने उस पर वोट दिया और उसका समर्थन किया। लेकिन बहुमत प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, विधेयक को बहुमत प्राप्त करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए 350 सांसदों का समर्थन जरूरी है। जो विधेयक लाया गया, 400 सांसदों में से अगर 350 सांसद उस विधेयक पर समर्थन देते हैं, उस विधेयक को उस विधेयक से सहमत होते हैं, तो विधेयक बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर 450 सांसदों में से 300 सांसद उस विधेयक के समर्थन में हैं और अदर सांसद जो हैं 100 सांसद वो उसके समर्थन में नहीं है, तो यह विधेयक जो होगा वो अविश्वास प्रस्ताव से पारित हो जाएगा। मतलब इस विधेयक का समर्थन नहीं होगा, यह विधेयक समर्थन हासिल करने में असमर्थ हो जाएगा, समर्थन हासिल करने में नाकाम हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो मंत्री परिषद है, कॉमन सदन के कितने सदस्य हैं, कॉमन सदन के 400 जो सांसद हैं लेबर पार्टी के, इन 400 सांसदों को क्या करना पड़ जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, देना होगा, राइट। क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। इस वजह से कहा जाता है कि अगर कोई सरकार बनती है तो उस सरकार के जितने भी सांसद होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से, भले ही उनके पार्टियों के अंदर, उनके मंत्रिमंडल के अंदर भेद होता है, मतभेद होता है, लेकिन वो सभी क्या होते हैं, एक आवाज में ही सार्वजनिक रूप से कार्य करते हैं। तो इसके आगे हम समझते हैं इसको मिटाने के बाद। आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल के अंदर मान लो मंत्रिमंडल में 20 सदस्य हैं, क्योंकि सभी सदस्यों, मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है
ये मंत्रिमंडल जो राजनीतिक पद संभाले होते हैं, महत्वपूर्ण पद संभाले होते हैं, रेल विभाग, विदेश विभाग, संसाधन विभाग, दुनिया भर का जो विभाग होता है, उस विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मंत्रिमंडल में हम शुमार करते हैं। देखो, मंत्रिमंडल के अंदर जो विचार होते हैं, विचार विमर्श होता है, ठीक है, विचार विमर्श होता है, ये अपने विचार विमर्श को अभिव्यक्त करते हैं, विचार विमर्श को अभिव्यक्त करते हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, ठीक है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो करता है, अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, पीएम करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सपोज करो कि अगर मंत्रिमंडल में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई विचार हो रहा है, कहां पर? मंत्रिमंडल में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई विचार हो रहा है, तो मंत्रिमंडल के 20 सदस्यों में से मान लो कोई भी एक सदस्य, कोई एक मंत्री जो है, कोई भी एक मंत्री किसी भी मुद्दे को लेकर असहमत है। सपोज करो कि मंत्रिमंडल में किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी कानून को लेकर या किसी भी सार्वजनिक लोक कल्याणकारी नीति को लेकर कोई विचार विमर्श हो रहा है और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहा है, तो मान लो कि इस 20 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री जो है वो किसी भी मुद्दे को लेकर असहमत है। मान लो एक मंत्री किसी भी मुद्दे को लेकर असहमत है, एक मंत्री असहमत है, तो यह मंत्री जो होगा, या जो मंत्री होगा जो मंत्रिमंडल के विचार से असहमत है, या मंत्रिमंडल जो होगा असहमत होगा। अगर सहमत नहीं हुआ, मतलब अगर सहमत के लिए तैयार नहीं हुआ, सहमति के लिए तैयार नहीं है, मंत्रिमंडल में एक मंत्री किसी भी मुद्दे को लेकर असहमत है और ये सहमति के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा कि इस मंत्री को सरकार से क्या हो जाना पड़ेगा? सरकार से अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल एक सहमति वाली टीम होती है। अगर कोई भी मंत्री किसी भी मुद्दे को लेकर असहमत है मंत्रिमंडल के अंदर, तो वह मंत्रिमंडल में वह मंत्री जो असहमत है वो बना नहीं रह सकता लंबे समय तक। इस मंत्री को प्रधानमंत्री त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। इस मंत्री को जो असहमत है इसको सरकार से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है एक रूप से, राजनीतिक रूप से, समान रूप से, सामूहिक रूप से क्या होती है? एक सहमति वाली टीम होती है। उनकी जो सहमति होती है, उनका जो आइडियोलॉजी होती है, उनके जो विचार होता है वो समान होता है, तभी तो मंत्रिमंडल सफल रूप से कार्य करता है। अगर कोई मंत्री असहमत होगा तो वो मंत्री अविश्वास प्रस्ताव पास कर देगा, जिससे सरकार भंग हो जाएगी। इस वजह से मंत्री को प्रधानमंत्री का विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल पर विश्वास रखता है। तो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सहमति से, और मंत्रिमंडल जो होता है वो पीएम के विश्वास पर ही टिका होता है। अगर पीएम को मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं है, मंत्रियों में विश्वास नहीं है, अगर प्रधानमंत्री सोचता है कि मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री हैं वो हमारे मुद्दे से, हमारे विचार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उसका विरोध करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल में बना नहीं रहने देना चाहेगा। तो इस प्रकार इस मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व क्या होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। इसके आगे दूसरी विशेषता हम समझते हैं जिसका नाम गोपनीयता है। तो अगली जो मंत्रिमंडल की विशेषता है उसका नाम है गोपनीयता। क्या नाम है? गोपनीयता।
एक चीज समझो, गोपनीयता मतलब होता है छुपा होना, गुप्त रूप से कोई कार्य करना, जिसको हम अगर उस संदर्भ में देखते हैं तो उसको गोपनीयता की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है एक टीम के रूप में काम करता है। कैसा? एक टीम के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। और क्यों? इस टीम का जो कैप्टन होता है, टीम का कप्तान जो होता है, जो इस टीम को चलाता है, वो प्रधानमंत्री होता है। आई बात समझ में? मंत्रिमंडल एक समूह के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार क्रिकेट का कैप्टन होता है, पूरे क्रिकेट के प्लेयर को चलाता है वो अपने हिसाब से, किसी को कहां पर लगाना हो, किसी को कहां पर लगाना होता है, तो वो अपने हिसाब से सारी व्यवस्था करता है। कौन? कप्तान। तो इसी प्रकार टीम का कप्तान, मंत्रिमंडल के टीम का जो कप्तान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और यही सारे फैसले करता है और अध्यक्षता यही करता है किसको कौन सा पद देना होता है। अब अगला जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल कोई भी विचार होता है, जैसे मंत्रिमंडल में कोई भी विचार, कोई भी विमर्श हो रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर, मंत्रिमंडल में कोई विचार हो रहा है, कोई विचार विमर्श हो रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो यह विचार, तो यह व्यवस्था, या जो विचार है, यह विचार जनता के सामने, किसके सामने? जनता के सामने नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। अगर मंत्रिमंडल में कोई भी विचार विमर्श हो रहा है तो वो गुप्त रूप से होता है, छुपा के होता है। क्यों? क्योंकि उस विचार में मंत्रिमंडल के बीच में असहमति भी हो सकती है। अगर उसको हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, सार्वजनिक करेंगे, तो मंत्री, जो जनता होगी, जनता उस सरकार पर विश्वास खो देगी, कहेगी कि भाई इस मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री हैं वो खुद लड़कट मर रहे हैं, तो हम इस सरकार, ये सरकार हमारे लिए कौन सा काम कर पाएगी। तो मंत्रिमंडल में जो भी विचार विमर्श होते हैं वो जनता से छुपा के होते हैं, जनता के सामने नहीं रखे जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है, किसी भी मुद्दे को लेकर मंत्रियों के बीच में मतभेद हो सकता है, मंत्रिमंडल में मतभेद हो सकता है। क्या हो सकता है? मतभेद हो सकता है, लेकिन उसे जनता के सामने कैसे? एक आवाज में, मतलब एक आवाज में बोलना पड़ेगा। मान लो कि जो मंत्रिमंडल में कोई भी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श हो रहा है, उसमें मंत्रियों के अंदर मतभेद है। जब मंत्रिमंडल उस बैठक से जब बाहर निकल के आते हैं तो प्रेस वाले माइक लगा देते हैं कि भैया क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जब वो मंत्री जो विचार से विरोध कर रहे हैं, विचार के सहमति में नहीं है, विचार से असहमत है मंत्रिमंडल के, तो वो भी मंत्रिमंडल जब प्रेस के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, तो अपने मंत्रिमंडल में हुए विचार को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। मतलब उनको अगर जनता के सामने बोलना होगा तो वो क्या करेंगे? एक समान रूप से एक ही आवाज में बोलेंगे। क्यों यही जरूरी है? क्योंकि जरूरी है कि अगर मंत्रिमंडल के में शामिल जो मंत्री हैं वो अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई मंत्री सरकार के ऊपर तुच्छ लगा रहा है, कोई मंत्री सरकार की बात नहीं मान रहा है, या कोई मंत्री उससे बहुत सहमत है, तो उसमें जो मंत्री होते हैं एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं कि फला मंत्री इस बात से सहमत नहीं है, फला मंत्री इस बात से सहमत नहीं है। तो वो जो जितने भी मंत्री होते हैं वो असहमत होने के बावजूद भी एक समान रूप से बोलते हैं। जरूरी भी है, क्योंकि अगर जनता के सामने उनके बीच हुए मतभेद की बात लीक होती है तो आने वाले समय में वह जनता के प्रति विश्वास, वह दल जनता के प्रति विश्वास खो देता है, फिर उस दल को आने वाले समय में चुनाव जीतने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जितने भी विचार विमर्श होते हैं ये गुप्त रूप से होते हैं, और इस मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है वो गुप्त रूप से होती है। मंत्रिमंडल की बैठक यहां पे लिख देते हैं, किसकी बैठक? मंत्रिमंडल की बैठक कैसी होती है? गुप्त रूप से। मंत्रिमंडल की बैठक गुप्त रूप से होती है। इस बैठक में प्रेस वालों को भी आने की अनुमति नहीं है। किसको? प्रेस वालों को भी आने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब इस बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रेस वाले भी नहीं आते हैं। राइट? जब मंत्रिमंडल की बैठक पूरी हो जाए, कब? जब मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होती है, बैठक समाप्त हो जाए। मंत्रिमंडल की बैठक जब समाप्त हो जाती है तो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, अगर चाहें, अगर उनकी इच्छा हो, तो जब प्रेस वाले माइक लगा लेते हैं कि मंत्रियों को सामने कि इस मुद्दे पर क्या विचार हो रहा है, आप अपनी राय दीजिए। तो मंत्रिमंडल की जब बैठक समाप्त हो जाती है तो जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री की अगर इच्छा हो, अगर क्या हो, मर्जी हो, तो वह प्रेस वालों को प्रेस वालों को संक्षिप्त एक छोटा सा विवरण दे सकते हैं। संक्षिप्त विवरण दे सकता है। मतलब अगर मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई तो वो मंत्री, अगर प्रेस वाले उस मंत्री से कोई भी बात, कोई भी मुद्दा उस बैठक से संबंधित पूछ रहे हैं, तो कोई भी मंत्री अगर चाहे तो उस इच्छा को अपनी मर्जी से छोटा सा संक्षिप्त विवरण दे सकता है कि हाँ, हमारी, मान लो कि 2024 का इलेक्शन होने वाला है, अगर यहाँ पर हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी बनाती है, तो जब वो अपनी बैठक से बाहर निकलते हैं तो प्रेस वाले पूछते हैं कि गठबंधन में कौन शामिल है और आप इस प्रकार की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो वो बताते हैं कि इस प्रकार हमारी जो सीट है वो 325 के फार है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो पूरा खुल के नहीं बताते कि हमने ये प्लान कर रखा है, लेकिन वो एक शॉर्ट आंसर ये करते हैं कि हम इस बार 325 के पार जाने वाले हैं। लेकिन उसके पीछे क्या तैयारी होती है, क्या रणनीति होती है, वो खुल के सार्वजनिक नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, सरकार की जो बैठक होती है, वो गुप्त रूप से होती है और जरूरी भी है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, मंत्री जब पद ग्रहण करते हैं, मंत्री क्या करते हैं? पद ग्रहण के समय, पद ग्रहण के समय गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। मंत्री जब भी अपने राजनीतिक पद को संभालते हैं तो वो साथ में इस बात का भी आग्रह करते हैं, इस बात का भी शपथ लेते हैं कि हम अपने मंत्री पद की गोपनीयता को बनाए रखेंगे, उसको पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करेंगे। अब ये बहुत जरूरी होता है, अगर सरकार की बात लीक हो जाएगी तो प्रॉब्लम से होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, वायलेंस भी हो सकता है और बहुत जगह दंगे भी हो सकते हैं, कि इस वजह से जो सरकार के रहस्य होते हैं उस पर जनता की पूरी तरीके से नजर नहीं होती, उसको जनता से गुप्त रूप से डिसीजंस लिया जाता है। जब वो रणनीति सफल रूप से पूरी हो जाती है तो उसको जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया जाता है। राइट? अब समझो कि जो सरकार के रहस्य होते हैं, सरकार के रहस्य सरकार के बातों को ब्रिटेन में गुप्त रूप से रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है।
और ब्रिटेन में गोपनीयता बनाए रखना मतलब सरकार की बातों को बनाए रखना बहुत कठिन कार्य नहीं है। ब्रिटेन में गोपनीयता बनाए रखना बहुत कठिन कार्य नहीं है। सरकार, हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन संविधान में जो सरकार के जो रहस्य होते हैं, सरकार की जो बातें होती हैं, मंत्रिमंडल की जो गोपनीयता होती है, इसको बनाए रखना मंत्रियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत कठिन कार्य नहीं होता है। लेकिन दूसरे देश जो कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे चीन वगैरह देशों में सरकार की बातों को लीक करने वालों को, अगर चीन में कोई भी चीनी सरकार की बातों को लीक करता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ दल से, पार्टी से नहीं निकाला जाता, बल्कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है। फिर भी ब्रिटेन में ये ठीक है। आज हमने ब्रिटेन की मंत्रिमंडल की विशेषता का अच्छे से डिस्कशन किया और ये ब्रिटेन की सीरीज चल रही है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हमने ये एक जिम्मा उठाए रखा है कि ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, फ्रांस का संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चे कहाँ से ढूंढें, कैसे पढ़ें। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये जो मंत्रिमंडल पढ़ाया जा रहा है, जो ब्रिटेन का संविधान पढ़ाया जा रहा है, इसको आप समझ सकते हैं और इससे आप फायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पीएचडी के लिए बच्चे अगर एलिजिबल होते हैं तो उनको तैयारी करनी होती है नेट जीआरएफ की, तो उनके लिए ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान एक्सेट्रा जरूरी हो जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्यार बनाए रख सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।